वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज कुछ नौजवानों के बीच में हूं। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। ये सामान्य नहीं है, ये विशेष हैं। ईश्वर ने इनको देखने की शक्ति नहीं दी, लेकिन इनके पास अपना नज़रिया है। ये पढ़ते हैं, समाज के बारे में, देश के बारे में, राजनीति के बारे में, राजनेताओं के बारे में एक राय रखते हैं और सबकी अपनी निजी राय है। मुझे जब पता चला कि ये लोग हमारी आपकी तरह जो राजनीति की समझ होती है उससे कहीं अलग हट करके और बेहतर समझ रखते हैं, तो हमने कहा कि अच्छा है कि इनसे बात होनी चाहिए। तो मैं थोड़ी देर पहले आया और मैंने कहा कि इससे पहले कैमरा ऑन हो, मैं इन समूह से परिचय कर लूं। तो मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो कोई भदोही से है, कोई बनारस से है, कोई नवादा से है। तो यूपी और बिहार के तमाम ज़िलों के लोग हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हैं, अपने परिवार की उम्मीदों के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिहाज से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। अभी चुनाव का मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, 50 के आसपास का पारा चल रहा है और ऐसा ही उबाल राजनीति का देश में है। आखिरी दौर का मतदान होना है और इन समूह के बीच में मैं इसलिए हूँ कि राजनीति ही चर्चा में लाई जाए और ये देखा जाए कि इनकी अपनी राय क्या है। राजनेता को देख नहीं सकते हैं, रैलियां देख नहीं सकते हैं, फिर भी ये कैसे राजनीतिक दलों को, नेताओं को, उनके नारों को, उनके वादों को, उनके काम के तौर तरीकों को जानते हैं, समझते हैं और क्या सोचते हैं। जैसे पवन आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर से हूँ और पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह करके अपनी शिक्षा आगे बढ़ा रहा हूँ। ये बताइए कि चुनाव हो रहे हैं, जी। आपकी राय में कौन सा नेता, कौन सा दल देश के लिए बेहतर है? सर जब से मैंने राजनीति के बारे में सोचना, समझना, पढ़ना, सुनना शुरू किया, तभी से मेरे को जो वर्तमान सरकार है और जो दल है वो मुझे काफ़ी रास आता रहा है और मैं लगातार इसकी नीतियों और इसके एजेंडे को करीब से देखने की कोशिश करता हूँ और मुझे ये पसंद आता है और मैं इसका समर्थन करता हूँ। मौजूदा सरकार का मतलब है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से आप जी। संतुष्ट हैं। जी। कारण क्या है? कारण ये है कि सर एक तो काफ़ी विजनरी नेता है हमारे पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में और इस दल के पास एक विचारधारा है और उस विचारधारा को ये ज़मीन पर उतारने की कोशिश करते हैं और जो इनके चुनावी तौर तरीके होते हैं चुनाव को जीतने के, उससे अलग इनके पास एक डेवलपमेंट का एक एजेंडा है जिसको वो बहुत बखूबी ये ज़मीन पर उतारते हैं। कहने का मतलब केवल और केवल चुनावी भाषणबाजी और नारे के दम पर इनका जनाधार कायम नहीं है, बल्कि इनका काम भी उसके अनुरूप होता है। इसी वजह से ये टिके हुए हैं। देखिए, आपको मंच देना चाहिए और मंच से भाषण पवन का होना चाहिए। ये कुंदन हैं और कुंदन बिहार के नवादा से हैं आप। यस सर, मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ सर। हुँ। मैं पहले बनारस में पढ़ाई कर रहा था 2011 से लेकर 19 तक। मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ सर। अभी रामजस कॉलेज में। कुंदन ये बताइए कि आप भाषण सुनते हैं? यस सर, मैं सुनता हूँ, अवश्य सुनता हूँ सर। अच्छा, आप देखते तो नहीं होंगे नेताओं को, नो आप नो रैलियाँ नो नहीं देखते नो नो हैं, सर, आप नो। रोड शोज़ नहीं देख पाते होंगे, तो एक अंदाज़ा होता है कि इतनी भीड़ है, इतना सैलाब है, जी, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो वो सब तो आपको दिखता नहीं होगा। यस सर, तो यस सर। फिर आप कैसे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये सही, ये अच्छा, ये बहुत बड़ा, ये बहुत कमज़ोर? सर देखिए सर, वर्तमान समय को देखते हुए मैं ये अनुमान लगाता हूँ कि कौन-सा नेता हमारे देश के लिए कर सकता है और कौन नेता भाषणबाजी कर रहा है और कौन नेता देश के बारे में सोच रहा है सर। इसी सब को देखते हुए मैं ऐसा ही सरकार चाहता हूँ जो देश का विकास करे सर और देश का हर एक नागरिक तक उसका डेवलप पहुँचे सर। तो विकास कौन कर रहा है? वर्तमान सरकार को हम देख रहे हैं सर, जहाँ पहले 2014 के पहले कुछ नहीं था सर, वहाँ पे ये सरकार ने बिजली, जल, मकान पहुँचाया है। उसी को देखते हुए अभी का सरकार इसे रिपीट होना चाहिए। तो आप लोग वोट देते हैं? यस सर। वोट दिया? नहीं सर, इस बार तो नहीं दिया सर। इस बार नहीं दिया।
आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम सूरज है। मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ। हम्म, और मैं सर जी 2010 से मैं यहाँ दिल्ली में एजुकेशन प्राप्त कर रहा हूँ। अच्छा। तो जालौन से कौन सा कैंडिडेट बीजेपी खड़ा है पता है? यस सर, भानु प्रताप वर्मा जी खड़े हैं सर। हम्म। और वो इस बार सर रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे सर। तो ये बीजेपी के ही कैंडिडेट जीतेंगे ऐसा क्यों है? सर ऐसा इसलिए है कि देखिए सर, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो और गवर्नमेंट्स ने नहीं किए। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके देख लीजिए आप, आज हर जगह देखिए नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर। और बॉर्डर के जिधर हमारे बॉर्डर एरियाज रहते थे वहाँ उस टाइम हमारे यहाँ इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। और इकॉनमी देख लीजिए आप, इकॉनमी आज 5th पायदान पर है। तीसरी इकॉनमी आज हम बनने वाले हैं। मोदी ने कहा है कि तीसरे टर्म जब हमारा आएगा तो 2027 तक हम तीसरी इकॉनमी लाएंगे। हमें तो उन पर विश्वास है कि वो लाएंगे। और इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी ग्रैंड ट्रैफिक गोल्डन ट्रक सड़क योजना चलाई थी, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। गोल्डन ट्रायंगल इनको पता है, यस सर। क्वाड्रायंगल है ना, यस सर। स्वर्णिम चतुर्भुज। यस सर। मनमोहन सिंह की सरकार ने भी 10 साल में बहुत कुछ किया है। आपका नाम क्या है? अजय। अजय। अजय, आपको ये पता है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में क्या किए? सर मनमोहन सरकार ने 10 साल में बहुत कुछ किया। आप जो आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ये रैलियों में कहते फिर रहे हैं कि हम 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, वो शायद ये भूल जाते हैं कि ये योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने लाया था। और सर एक ऐतिहासिक जो संविधान में हमारे प्रावधान किया था आरटीआई, सर वो हमारे देश के सभी नागरिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था सर। और उन्होंने जब ये अधिकार हमें दिया तो कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार जब हमें मिला सर, तो हम उन अधिकारों का प्रयोग करके बहुत ऐसी जानकारियां प्राप्त कर सकते थे जो हमें पहले नहीं प्राप्त होती थी। लेकिन जब मोदी सरकार आई 2021 में, इस आरटीआई को कमज़ोर किया सर कहीं ना कहीं। ये कह देना कि 2014 से पहले कुछ नहीं था और 2014 के बाद सब कुछ हुआ है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ सर। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मोदी सरकार ने कुछ नहीं काम किया है। उनके कुछ काम हैं जो जिनकी सराहना की जानी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि उनकी कुछ नीतियां ऐसी हैं जिनका विरोध भी करना चाहिए। हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ सर, अब कोई ये कह दे कि हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली है, 2014 के पहले हमें भीख में आज़ादी मिली थी, ये भी कहना गलत होगा सर ना। अवेयरनेस की बात में मैंने पहले भी कहा कि इन लोगों से बात करने के बाद लगा कि नहीं, ये बहुत जागरूक हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते ही नहीं हैं, ये रिलेटिवली चीज़ों को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि ये एक कॉम्परेटिव स्टडी करते हैं कि अच्छा उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, और फिर एक राइट कंक्लूशन पर अपनी तरफ से पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी नमस्कार, मेरा नाम यशवंत यादव है। यशवंत। हाँ जी, सबसे पहले आपको और आपकी टीम को धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ हमारी राय शुमारी के लिए आए हैं। ये देश की जो राजनीति है इसको तो आप जानते देखते समझते होंगे ही। आप आए कहाँ से हैं? जी, वाराणसी से। वाराणसी से। बनारस में कौन जीतेगा? ये तो देखिए सवाल ऐसा है कि जिसका सीधा उत्तर देने के बजाय ये कहना चाहिए कि कंपटीशन स्वस्थ होना चाहिए। मुझे ये बताइए आप कि भारत की राजनीति के बारे में कह रहा हूँ, है ना? अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग गठबंधन हैं। कहीं बीजेपी ने कुछ क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ा है, कहीं कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा है। तो ये गठजोड़ की जो राजनीति है देश में, ये ठीक होती है या फिर किसी दल को सीधा बहुमत मिले, एक स्थायी सरकार है, वो ठीक है? देखिए सर, प्रथम दृष्टया जो लगता है वो ये लगता है कि बहुमत की सरकार ठीक है, लेकिन अनुभव ये कहता है, मेरा अनुभव, कि गठबंधन की सरकार ही उचित है। क्योंकि अभी संजय किशन कौल जज हैं जो अभी रिटायर हुए हैं कुछ ही दिनों पहले, या महीना हो गया होगा शायद। उनका भी ये स्टेटमेंट था कि जब सरकारें बहुमत में होती हैं तो फ्रंट फुट पे खेलती हैं, तब सुप्रीम कोर्ट बैक फुट पे होता है। ये उनका स्टेटमेंट है, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जब सरकारें अल्पमत में या कि गठबंधन में होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे खेलता है। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, न्याय के दृष्टिकोण से भी और मनमानी को रोकने के दृष्टिकोण से भी बहुमत की सरकार हानिकर है, इसलिए गठबंधन की सरकार ही मुनासिब है। गठबंधन की सरकार चलनी चाहिए। हिंदुस्तान की बदकिस्मती ये रही है, गठबंधन की सरकार जब भी बनती है उसकी मियाद 5 साल की होती ही नहीं है। चाहे वो वीपी सिंह की हो, वो चंद्रशेखर की हो, देवेगौड़ा की हो, गुजराल की हो। हाँ, कांग्रेस
अगर अल्पमत में है और कुछ दलों को लेकर के आगे चलती है, जैसे नरसिम्हा राव की सरकार थी या मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो 5 साल पूरा कर लेती है। कांग्रेस के बगैर किसी दूसरे दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है, तो फिर सरकार जो है उस बीच में ही धराशायी हो जाती है। आप सहमत हैं कि गठबंधन की सरकार जो है वो भारत में बेहतर होगी, बहुमत की सरकार कोई एक पार्टी की हो वो ठीक नहीं होती है? नहीं सर, मैं तो गठबंधन की सरकार के पक्ष में नहीं हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि एक पार्टी ही रहे। आपका नाम क्या हुआ? परम आनंद। अरे वाह! आनंद ही आनंद है तब तो। हाँ, निश्चय ही मुझे तो इसी सरकार में आनंद आता है सर। अच्छा, इस सरकार में आनंद क्यों है आपको? अभी परम क्यों है? हाँ, निश्चय इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, विपक्ष के पास जब कोई चेहरा नहीं है, तो हमको एक ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा। यदि कोई चेहरा है तो हम उस पर विचार करते। हम तो हमेशा कहते हैं सर कि सरकार बदलनी चाहिए, निश्चित रूप से बदलनी चाहिए और हर जगह बदलती है। आप देखेंगे अमेरिका में कभी रिपब्लिकन पार्टी आती है, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी आती है। ब्रिटेन में भी सेम यही होता है। जहाँ भी डेमोक्रेसी है, जहाँ भी लोकतंत्र है, वहाँ पे सरकारें बदलती रहती हैं लगभग। कुछ एक आध कंट्रीज़ को छोड़ के, अब पाकिस्तान की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एक आध कंट्रीज़ को छोड़ के जो है लगभग सब जगह सरकारें अमूमन बदलती रहती हैं और बदलती रहनी चाहिए। कि आपको बॉलीवुड में जितने भी सिंगर्स हैं, सहगल साहब से लेकर के सोनू निगम तक, हाँ, आपको पसंद कौन है? ज़्यादा पसंद कौन है? देखिए सबके एक फेवरेट सिंगर होते हैं। पसंद तो सबको हर कोई होता है, अमूमन जो भी सिंगर होते हैं अच्छे। हुँ, और उनमें मेरे फेवरेट सिंगर जो है किशोर कुमार रहे हैं। इसका रीज़न भी आप जानना चाहेंगे? बोलिए क्योंकि ना। वो हर तरह के गाने गा सकते हैं। हालाँकि ये कला मन्ना डे में भी है। हुँ, मन्ना डे के बारे में भी बर्मन दा ने यानी कि एसडी बर्मन, पंचम दा के पिता, हुँ, हुँ, उन्होंने कहा था कि मन्ना डे एक ऐसा कलाकार है जो कि किसी के भी गाने गा सकता है, हुँ, जबकि हर कोई मन्ना डे का गाना नहीं गा नहीं गा सकता सकता है। है। हाँ, तो देखिए, आप ये हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, लेकिन म्यूज़िक भी इनका सब्जेक्ट है हाँ जी, और हाँ, पंचम दा के पिता एसडी बर्मन के बारे में कह रहे हैं कि मन्ना डे एक ऐसा सिंगर है हाँ जी। जो किसी भी तरह का गाना गा सकता है, लेकिन मन्ना डे का गाना कोई दूसरा शायद ही गा पाए। हाँ, और किशोर कुमार को ये सबसे शानदार गायक मानते हैं बॉलीवुड के। वर्सटाइल थे किशोर दा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्ते सर। आप कहाँ से? नमस्कार। नमस्ते सर, मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद का रहने वाला हूँ। और सर सबसे पहले आपको और आपकी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप हम सभी का फीडबैक लेने के लिए आए। इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं सर आप लोग। ये बताइए कि भदोही में तो कालीन बनती है, जी सर, जी सर। यहाँ आपके कमरे में आती है? सर बिल्कुल संसद भवन में बिछी है भदोही की कालीन। इसमें कहने का कोई दो राय नहीं। और इस बार सर हमारे यहाँ से डॉक्टर विनोद बिंद जी इस बार विजयी होंगे भारतीय जनता पार्टी से। और सर ये बताइए कि अखिलेश जी कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में इतना काम किया, हमने गोमती के सामने रिवर फ्रंट बनवाया, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, जी सर। हमने बच्चों को लैपटॉप दिए, बेहतर उत्तर प्रदेश खड़ा करने की कोशिश की, फिर भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पक्ष में आप लोग क्यों होते? सर क्योंकि देखिए वो जो भी योजनाएं लाएं और जो लैपटॉप जो भी दिए वो सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया और सब जो विद्यार्थी एलिजिबल थे उनको नहीं मिल पाया। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योजना है वो गांव में और शहर में जो भी योजनाएं चल रही इस समय सब तक पहुंच रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान योजना हो या फिर ये आयुष्मान योजना हो या फिर जो भी योजनाएं अभी चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो सीधे जनता तक पहुंच रही है। आप लोगों को पढ़ने में, अपने जीवन में पहले जो सहूलियतें, सुविधाएं आपको मिलती थीं, उसमें कोई बेहतरी, कोई इजाफा नरेंद्र मोदी की सरकार के आने से हुआ? यस सर, सबसे पहले तो सर जो वहाँ ब्रेल लिपि है उसको उसका बढ़ावा हुआ क्योंकि ट्रेनों में जाइए सर वहाँ पे सीट नंबर सब ब्रेल में लिखा रहता है। और भी बहुत सारे उपकरण सरकार के द्वारा बंटवाया गया, जैसे कि स्मार्ट केन, स्मार्टफोन हुआ और भी जो डिवाइसेस है हम लोगों तक पहुँचा सर। अच्छा, पहुंचा है। हाँ, आप कहाँ से हैं? क्या नाम हुआ आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम शिव कुमार है और मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर से हूँ। यस सर। यहाँ ग्रेजुएशन में हैं आप? हाँ जी सर, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सत्यवती कॉलेज से और बीए प्रोग्राम बीए सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से हूँ। गाजीपुर में तो लड़ाई बड़ी तगड़ी कही जा रही है। यस सर, हम्म, यस सर। क्या लग रहा है आपको?
सर वहाँ से ऑफ कोर्स कि अफ़ज़ाल जी आएँगे। अच्छा, तो अफ़ज़ाल के जीतने का कारण क्या लग रहा है? सर ये है कारण कि मतलब वो ज़्यादातर जो कमज़ोर वर्ग होता है मतलब पूरा पहुँचने का अपना प्रयास करते हैं। हुँ, हुँ। जी सर। अच्छा, पूरे यूपी में क्या लग रहा है आपको? आप पढ़ते लिखते तो होंगे ही कि क्या यस चल सर, रहा है, यस कैसा सर। चल रहा है? अब स कैसे आप राजनीति को, ये चुनावी जो माहौल है इसको, नेताओं के झगड़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, कैसे? सर अगर पूरे यूपी की बात देखा जाए तो हुँ, ज़्यादातर तो चांस लग रहा है कि यूपी से 2019 की अपेक्षा इस बार गठबंधन सरकार मतलब गठबंधन अच्छी सीट लाएगी और मतलब जितने लोग यूपी वाले गठबंधन से उम्मीद किए हैं उस पे खरे उतरेगी सर। अच्छा, मान लीजिए कि गठबंधन की सरकार बहुमत में आ जाती यस सर। है ना? आप हँसने लगे एकदम। यस सर। तो फिर प्रधानमंत्री कौन होगा? सर वो तो अब सर उनकी एक स्ट्रेटेजी बनी होगी क्या पता मतलब बहुत से लोग होते हैं मतलब स्ट्रेटेजी बना के रखते हैं शायद जीतने के बाद भी वो अपना चेहरा बताएं तो उनकी भी अलग से रणनीति तो जैसे कि अभी 1 तारीख को उनकी बैठक भी होने वाली है दिल्ली में तो हो सकता है 1 तारीख को जो बैठक हो उसमें अपना प्रधानमंत्री का चेहरा अनाउंस कर दें। तो ममता जी तो आ नहीं रही हैं। सर वो नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे बंगाल बंगाल में अगर देखा जाए तो थोड़े से चक्रवात के भी हालात हैं और भाई वैसे देख लीजिए अवेयरनेस का। इनको चक्रवात के हालात हैं तो पता है, ममता जी यस नहीं सर। आ रही तो क्या करें पता है, 1 तारीख को नहीं सर बैठक तो होने वाली है हाँ इंडिया सर अलायंस तो की पता पूरे है। ये अवेयर हैं और हाईली अवेयर, मतलब आप देखिए इनको लगता है कि अगर सरकार बनती है गठबंधन की, इंडिया अलायंस की, तो प्रधानमंत्री कोई तय कर लिया जाएगा। अब वाजपेयी जी जब हार गए तो कोई चेहरा विपक्ष की तरफ से थोड़े था, क्या? यही ना? यस सर यस सर तो बीच में चुन लिया कि मनमोहन सिंह को बना लेते यस हैं, सर है ना? यस सर। आप कहाँ से हैं? यस सर, सबसे पहले सर मैं आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज आप लोगों ने हमें बोलने का अवसर दिया। मैं नहीं, नहीं, ये तो मेरी खुशनसीबी है कि यस मैं सर, आप तक आया। मैं गाजीपुर से हूं। हुँ, तो ये गाज़ीपुर वाले 2 आ गए, वो तो कह रहे हैं कि अफ़ज़ाल जीतेंगे, आपको क्या लगता है? सर अफजाल के बारे में या मुख्तार के बारे में हमें और आपको बताने की आपको सब कुछ पता होगा कि जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों की ज़मीनें अपना दी गई। और जहाँ पर अगर माफिया रहते हैं वो पता है कि वहाँ की गरीब की या वहाँ की विकास का क्या होता है, इनको नहीं पता है। वो केवल अपने बारे में सोचता है, कभी माफिया किसी का नहीं सोच सकता है, चाहे अफजाल हो या मुख्तार हो। आज देखिए, आज वहाँ पर पारसनाथ राय लड़ रहे हैं जो कि अच्छे एजुकेटेड हैं, वो टीचर भी रहे हैं। हुँ, हुँ। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इस बार वहाँ से भाजपा किस बिल्कुल अपनी सीट निकालेगी। दूसरे राज्यों में जाऊँ, साउथ में, यस सर। मोदी जी ने बहुत सारी यात्राएँ की हैं, अभी वो कन्याकुमारी मतलब विवेकानंद रॉक जा रहे हैं। और तमिलनाडु, केरल, ख़ास करके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में तो भी गए। उन राज्यों में बीजेपी की संभावनाएँ आपको कितनी दिखती हैं? सर साउथ में बीजेपी वैसे अभी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है सर और ये कहना कि कितने सफल होंगे वो तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कितना काम किया है वो बताएगा। लेकिन सर आप यात्राओं की बात कर रहे हैं तो फिर भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की बात भी आपको करनी चाहिए थी। कौन, आप मुझे बताइए, आपके मित्र ये कह रहे हैं कि भैया ये राहुल गांधी की यात्राएं जो हैं उन्होंने भी तो असर किया होगा देश में। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो हाल की रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पर बढ़ी है। नरेंद्र मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी को रख करके आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सिलसिले में आप अपनी राय क्या रखते हैं? मुझे लगता है कि लोकप्रियता का बढ़ना घटना ये होता रहता है, पर ये देखना पड़ेगा कि कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। अगर मोदी जी की तुलना में राहुल गांधी की लोकप्रियता अभी भी कम आ रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि अभी भी राष्ट्र स्तर पे, नेशनल लेवल पे मोदी जी एकमात्र एक्सेप्टेड नेता है। थोड़ी बहुत लोकप्रियता घट बढ़ जाने से वोट शेयरिंग में और वोट प्राप्त करने में कोई असर नहीं होता उसका। और चुनाव जीतने के लिए एक न्यूनतम वोट शेयरिंग की ज़रूरत होती है, जो कि बीजेपी के पास है। तो थोड़ी बहुत लोकप्रियता बढ़ने से राहुल गांधी को कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। और रही बात उनकी यात्राओं की,
तो वो यात्राएं जो कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि अपनी पार्टी को आगे प्रमोट करने के लिए और कुछ गलतियां सुधारने के लिए वो कर रहे हैं, वो दिखना चाहते हैं कि हाँ हम भी जो है उस एजेंडे को या उस जो एजेंडा बीजेपी का उसको संशोधित करके एक सॉफ्ट फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। जैसे वो कई बार हिंदू बनने की कोशिश करते हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, तो वो भी एक तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भी सॉफ्ट हिंदू चेहरा हैं। तो तमाम चीज़ें वो करते हैं, लेकिन जनता पे उसका कितना असर हो रहा है, जनता को वो कितना अपील कर पा रहे हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। केवल यात्राएं से कुछ नहीं होता, यात्राएं वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। और एक बात ये भी है कि बीजेपी सत्ता में आई कैसे। बीजेपी तो बहुत दिन से मेहनत कर रही थी। इवन अटल बिहारी वाजपेयी का जो टर्म था वो अच्छा काम करने के बाद भी चुनाव हार गए और पिछले अगले दो चुनावों में लगातार गठबंधन की सरकार यूपीए की बनी। तो इसके बाद जो जनता की जो ऊब आई यूपीओ को लेकर के और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे और तमाम चीज़ें हुई, जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उसके बाद बीजेपी को एक कहीं ना कहीं एक स्पेस मिल गया अपने आप को सेट करने में के लिए और एक मॉडल दिखाने के लिए, जो कि नरेंद्र मोदी गुजरात में अच्छा काम कर रहे थे। तो वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिला कि बिल्कुल बैकफुट पे कर देने का कांग्रेस को, और वो उन्होंने किया। और आज तक वो छवि और वो जो गलती हुई कांग्रेस से या जो उनकी इमेज खराब हुई वो सुधार नहीं पाए हैं। तो यात्राएं कर रहे हैं जरूर, लेकिन उसका ज़्यादा असर हो नहीं रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई चुनाव पे असर होने वाला है। फर्ज देखिए, आपने मोबाइल उठाया, उस समय तो कोई बोल नहीं रहा है, आप स्क्रीन पर जब आते हैं तो टच करके आपको पता चलता है कि क्या चेंज हो रहा है। जैसे मैं टच करूंगा तो जो भी वहाँ पे आइकन या ऐप होगा वो टच होगा और वो बोलना शुरू करेगा। जैसे अभी मैं होम स्क्रीन, ये बटन होम स्क्रीन का है, तो ये मैं टच कर रहा हूँ यहाँ नीचे, क्योंकि चलाते चलाते अभ्यास हो गया है। तो ये सीधा होम पे उंगली जा रही है और होम बोल रहा है। मैंने इस पर होम पे क्लिक किया, होम स्क्रीन हुई। अब मैंने यहाँ छुआ तो ये मैसेजेस है, तो अगर मेरे को मैसेज बॉक्स में जाना होगा तो यहाँ पर डबल टैप करूँगा, वो ओपन हो जाएगा। ये फ़ोन है तो यहाँ से मेरे को कॉल कर सकता हूँ। तो अब पेज पलटा मैंने, तो यहाँ से आप सब सुनते हैं? जी, यहाँ पे ऐप्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के ऐप्स होते हैं जो, उनसे पढ़ता हूँ मैं। सभी पढ़ते हैं ऐसे ही। यदि अग्निवीर इतनी अच्छी योजना है, फिर मोदी जी अपनी रैलियों में क्यों नहीं उसका बखान कर रहे हैं, अपने इंटरव्यू में क्यों नहीं उसके बारे में बता रहे हैं युवाओं को? अग्निवीर की बात कर लिया उन्होंने, जो है मुझे लगता है कि अग्निवीर की जो बात है वो एक सेना में जो रिफॉर्म की ज़रूरत थी, कि क्योंकि सेना को सिर्फ और सिर्फ रोजगार देने या पाने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता। सेना पे बजट भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है और सेना का बजट एक चिंता की बात होती है कि इस पर कैसे हम इसको कम करें, इसको मिनिमाइज कैसे करें। और अगर हमें लगता है कि मॉडर्न तरीके अपना करके और जो है हम जो नंबर ऑफ मैन है, जो आर्मियों की वहाँ पे संख्या अननेसेसरी है, 14 लाख 15 लाख की सेना है, अगर उसको हम 6-7 लाख करके और जो नए ड्रोन्स वगैरह और जो नई तकनीकें हैं उनको ला करके सेना को और ज़्यादा आधुनिक और मजबूत बना सकते हैं, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और जो एक्सपर्ट्स हैं सेना के, वो रेकमेंड करते हैं कि क्या चेंज करने की जरूरत है, क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, और सरकार उसको अडॉप्ट करती है। टेक्निकल एडवांसमेंट के दम पे टिका हुआ है पूरे रीजन में। तो वो वैसे ही सेना की हमको भी जरूरत है, जो स्मार्ट हो, जो टेक्निकली अच्छी हो। केवल और केवल सोल्जर्स की संख्या से कोई सेना मजबूत नहीं होती। तो वो चीज़ हो रहा है, तो ठीक है सर वो। और आप ये कह रहे हैं कि इजराइल छोटा देश है, 90 लाख से 1 करोड़ के आसपास की आबादी है, आर्मी बहुत छोटी है लेकिन मॉडर्न है, स्किल्ड है और बहुत ही कॉम्पिटेंट है, तो वो दुनिया के बड़े से बड़े देश को नाको चने चबवा सकती है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये भी बोलना पड़ेगा ना सर कि अमेरिकी संरक्षण के कारण, और जब ये घटना हुई जिसमें 1200 लोग मारे गए, तो ये कहा गया कि भाई एक बार फिर से जो है इजरायली सेना के निर्माण का दोबारा से अन्वेषण करने की आवश्यकता है, समीक्षा करने की आवश्यकता है। बुद्धिजीवी वर्ग में इसकी चर्चा है, ये भी याद रखना चाहिए हमें। नहीं, ये एक अलग मसला है। राफा में जो कुछ भी इजरायली फोर्स कर रही है वो गलत है अब जो हो रहा है, और हिंदुस्तान की एक बड़ी जमात जो है वो राफा में जो कुछ भी इजराइल की फोर्स के जरिए हो रहा है उसको गलत ठहराया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी उसकी निंदा की है और दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है, लेकिन इजराइल की फोर्स नहीं, इजराइल की सेना के बारे में थोड़ा और आप लोगों को पढ़ना चाहिए। वो अमेरिकी संरक्षण से इजराइल की फौज नहीं खड़ा हुई है। इजराइल के पास अपनी साइंस टेक्नोलॉजी डिफेंस फोर्स है जो बहुत दुमदा है। फलस्तीन और इजराइल का इशू है, वो अलग इशू है, उस पर सही गलत जो होगा वो अलग बात है। मगर सेना की जो मजबूती और एडवांसमेंट की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। इजराइल है और इंडिया अपने यहाँ सेल्फ मतलब आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो सेना के मामले में भी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और हमें भी सपोर्ट मिल रहा है और हम भी लोगों से डील करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम आज कहाँ, हम पहले हम इंपोर्ट करते थे हथियारों का, आज एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। हमने कुछ चीज़ें जो है वियतनाम को भी बेची हैं और भी हमारी डील्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कदम धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं। तो वो हम भी जो एक टाइम ऐसा आएगा जब हो सकता है कि हथियारों की बिक्री के मामले में हो सकता है आगे, हालांकि मैं इसका प्रोत्साहन नहीं स्वीकार करता कि हथियारों का मार्केट इतने जाए आगे, और क्योंकि हथियार बेचने का जब होड़ होगा तो युद्ध भी होंगे और लोग युद्ध कराते भी हैं कई बार,
इसीलिए कि हमारे हथियार बिके, तो वो मैं नहीं चाहता। लेकिन हाँ, इंडिया भी मतलब कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ रहा है अब ये आर्म्स इंडस्ट्री के मामले में धीरे धीरे, तो वो एक अच्छा साइन है। आप ये बताओ कि घर जाना आना होता है हाँ सर, क्यों नहीं। साल में कितनी बार? साल में जब मतलब मन करता है, कोई काम रहता है, चल देते हैं सर। अभी इसलिए नहीं गए हैं घर सर, 19 तारीख तक एग्जाम है, 19 जून तक। अच्छा, 19 जून तक एग्जाम है। ये गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है ना? है बहुत ज़्यादा है सर। इसमें पढ़ाई लिखाई चलती है। हाँ सर, कल एग्जाम है ना, 31 में हिस्ट्री है कल। और आप कहाँ से थे, क्या बताया आपने? सर यूपी से सर, जिला जालौन, सूरज नाम बताया था मैंने अपना। जालौन से। जालौन में भी सब जल रहा है यार। सर बहुत जल रहा है सर, गर्मी बहुत है सर। और आज सर एग्जाम है सर, आज जी। मैं छपरा से हूँ। अच्छा, अभी बिहार के हैं। हाँ हाँ हाँ। ये बताइए, करियर के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचते होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो देते होंगे आप लोग। अभी तक तो सर जी नहीं दिया है, लेकिन आगे सर देने का विचार है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देंगे। और बाकी सर मेरी सर जो खुद की जो सर मेरी विचारधारा है सर, जो मैं सर सोचता हूँ, मैं सर जन सेवा करना चाहता हूँ सर जी। अच्छा, जन सेवा करना चाहते हैं, तो नेता भी जन सेवा करता है? अब सर वो किसी भी रूप में भी हो सकता है सर, मैं जन सेवा करना चाहता हूँ, मैं किसी भी रूप में भी कर सकता हूँ। तो नेतागिरी ठीक है? सर जी अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सर बिल्कुल करना चाहिए, मैं मानता हूँ हर किसी विद्यार्थी को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर मौका मिलता है तो नेतागिरी भी करेंगे। हाँ सर, अगर लोकतंत्र अगर मजबूत हो रहा है, अगर लोकतंत्र को अगर मजबूत करना, अगर आगे अच्छे से बढ़ाना है तो बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई थोड़ा नहीं है। हाँ, ये नहीं कि मतलब ये नेता बन के केवल अपने बारे में सोचे, अपने परिवार, जैसे आज लालू जी हैं, वो केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया, चाहे अखिलेश जी हैं यूपी में, वो भी केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं, 5-5 लोगों को उतार देते हैं, बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचते। तो अगर ऐसे लोग रहें तो फिर वो लोकतंत्र भी खतरे में रहेगा और वहाँ का विकास भी नहीं होगा। आपके घर पे कितने लोग हैं? सर हम टोटल 5 लोग हैं, हम 2 भाई 1 बहन और मेरे 2 मम्मी पापा। तो क्या सोचा है जीवन में, क्या करना है? सर अभी तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने एक बार 4 नंबर से छट गए थे। तो आगे मुझे देखिए, मेरी भी इच्छा है, दिल की मैं अपनी इच्छा बता रहा हूँ कि मैं समाज के जो कुछ गरीब लोग होते हैं उनके बारे में उनको मैं कुछ मतलब अपने तरफ से कुछ सेवा कर सकूँ, ये मेरी इच्छा है। ये देखिए, भले ही ऊपर वाले ने देखने की ताकत नहीं दी है, लेकिन समाज के लिए, गरीब कमज़ोर तबके के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये सोच लेना भर भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि जैसे देखने की क्षमता के बारे में जी। ये समझना चाहिए कि बायोलॉजिकल मामला है ये, और इस पर हाँ, हाँ, आमतौर पे मतलब जैसे जो धारणा से। बनती है उस धारणा को थोड़ा सा करेक्ट करते हुए कि भाई ये सिर्फ जैविक कारण है, और हाँ, हाँ, हाँ। किस कारण से हुआ ये कहना बड़ा कठिन है। लेकिन आपके बीच जितने लोग भी हैं, सबने अपना मस्तिष्क बहुत उपजाऊ बना रखा है। बहुत और बढ़िया, मुझे बहुत इम्प्रेस हूँ आप लोगों से। शानदार आप लोग हो, इतना बढ़िया पढ़ते लिखते हो, देश दुनिया समाज की समझ आप रखते हैं। आपको मतलब आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस, बहुत बढ़िया लगा है मुझे। आप क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान के बच्चे किस तरीके से होने चाहिए, उन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए कि आज के दौर में जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो पाएँ? मैं कहूँगा कि दिल्ली सरकार का एक शिक्षा गीत है, वो ज़रूर सुने। पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए। इस तरह की पढ़ाई करना, मतलब कहने का मतलब ये है कि सही और गलत की स्पष्ट समझ बननी चाहिए, चाहे जिसको जो भी सही लगता हो और जो भी गलत लगता हो। मैं समझता हूँ जितनी बातचीत हम करते हैं, अगर उसका शतांश भी हम लागू कर लें अपने जीवन पर, तो निश्चित रूप से, अब जैसे मान लीजिए, जितनी कोशिश किसी भी दल द्वारा, एक दल द्वारा नहीं, बांटने की लोगों को हो रही है, वो अगर जोड़ने की होती तो बड़ी आसानी से जुड़ जाता और माहौल बड़ा सौहार्दपूर्ण हो जाता। तो मैं आपको एक बात पता है कि नहीं, कि ये जो राजनीति और सत्ता है, इसकी फितरत ही होती है कि वो बांट के चलती है। अगर आज आपको लगता है तो इसके पहले जो सत्ता होगी, उसके पहले जो सत्ता होगी, सब में जाके झांकेंगे आप, तो आपको यह तो सब जगह दिखाई पड़ेगा और मिलेगा भी। इसलिए मैंने सभी दलों का कहा है सर, इसीलिए मैंने एक दल का किसी का नहीं कहा है, सभी दलों का कहा है कि भाई आप जितना विभाजन कर रहे हैं, बेहतर है आप अपने काम पर वोट मांगिए। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो। अब जैसे एक लड़का कह रहा था परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पे मैं पलट के कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि लोकतंत्र में ये सवाल बहुत बुनियादी है और इस सवाल पर विचार होना चाहिए। ये है कि परिप्रेक्ष्य सबके लिए एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप दे रहे हैं तो उसकी दूसरी परिभाषा, कोई और दे रहा है तो उसकी दूसरी परिभाषा। परिवारवाद पे देखिए, राजनीति, अगर आप बिल्कुल पैसा नहीं देंगे तो राजनीति में कोई आएगा नहीं।
ज़्यादा पैसा देंगे तो सब आएंगे। व्यवहारिक पक्ष इनका कहना ये है कि देखिए नज़रिया आपका एक ही होना चाहिए, पैमाना एक ही होना चाहिए। अगर इस पैमाने से ये सही है तो इसी पैमाने से ये गलत नहीं होना चाहिए। पैमाना आपका एक होना चाहिए, संदर्भ आपका सही होना चाहिए, परिप्रेक्ष्य आपका दुरुस्त होना चाहिए। ये हिंदुस्तान के वैसे नौजवान हैं जो कल का हिंदुस्तान चलाएंगे। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बात कहें, वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है मधुशाला, मदिरालय जाने को घर से निकला है पीने वाला, किस पथ से जाए असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, एक राह तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये जीवन में और समाज के भीतर एक कायदा है कि अगर एक रास्ते आप चलते हैं तो फिर आपको मंजिल मिलती है। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता जो कालजयी कविता है, जिसके ज़रिए इन्होंने चाहा कि यह बात पूरी कर ली जाए, और मुझे लगता है कि बात को पूरा करने से इस कविता से बेहतर कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन लड़कों के साथ ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, मेरी बातचीत आपको पसंद आई होगी और हिंदुस्तान में समाज को लेकर के, इंसान को लेकर के, राजनेता को लेकर के, देश को लेकर के कैसी सोच होनी चाहिए और उर्वर होनी चाहिए, उसके ये बहुत बड़ी गवाहियाँ हैं। मुझे आप दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।